नमस्कार किसान भाइयों। मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। हमारे कृषि विशेषज्ञ, हमारे एक्सपर्ट अब बार बार इस बात को हमारे सामने रखते हैं कि हमने पिछले 40-50 सालों में आधुनिक खेती के रूप में जिस प्रयोग हमने खेती में किए हैं, उसके कारण हमारे देश की 70% जो भूमि है वो अपनी उपजाऊपन को गंवा चुकी है, बंजर होने लगी है, बंजर हो चुकी है। इसमें 70% में आधी जमीन तो ऐसी है जो पूरी तरह से बंजर हो चुकी है। बंजर होने का अर्थ है कि अब उसमें वो क्षमता नहीं रही कि बिना हम उसमें रासायनिक खादों का प्रयोग किए किसी तरह की फसल ले सकें। यदि हम रासायनिक खादों का प्रयोग कम कर देंगे, बंद कर देंगे, तो उसमें से हम 10% उपज भी नहीं ले पाएंगे। ऐसी हमारी मिट्टी हो गई है। उसकी आधारशिला हमारे विशेषज्ञ कहते हैं, उसकी आधारशिला यही है कि हमारी खेत की मिट्टी में न्यूट्रिशन तो पर्याप्त है, उसमें नाइट्रोजन भी बहुत है, फास्फोरस पोटासियम भी काफ़ी अधिक मात्रा में है, लेकिन फिर भी वो बंजर है, फिर भी उसका उपजाऊपन नहीं है। कारण क्या है कि हमारी मिट्टी में जो जीवांश होता था, जो ह्यूमस होता था, जो ऑर्गेनिक कार्बन होते थे, या फिर हमारे जो केमिकल फर्टिलाइजर के जो पोषक तत्व हैं, चाहे वो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटासियम है, जिंक है, आयरन है, मैग्नीशियम है, ये जितने भी पोषक तत्व हैं उनको उपजाऊ बनाते थे, फसलों को उपलब्ध कराते थे, वो सूक्ष्म जीव ही मिट्टी में नहीं बन रहे। हमने रासायनिक खादों के प्रयोग से उनको पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अब हम जो रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं वो कुछ समय के लिए तो प्रभावी रहते हैं, जैसे कि हमने यूरिया डाला तो यूरिया का प्रभाव 3-4 दिन तक रहता है, उसके बाद वो प्रभाव मुक्त हो जाता है, यूरिया निष्क्रिय हो जाता है। इसी तरह फास्फोरस तो हमारी मिट्टी में बहुत है, क्योंकि हम पिछले कई दशकों से फास्फोरस का निरंतर प्रयोग कर रहे हैं, हर फसल में प्रयोग कर रहे हैं, और इस तरह से हजारों टन के हिसाब से हमने फास्फोरस को अपनी मिट्टी में दे दिया है। तो फास्फोरस की उपलब्धता तो है, लेकिन वो अनुपयोगी है, वो निष्क्रिय है। तो इसका कारण क्या है? कारण यही है कि जो हम रासायनिक खादों का निरंतर प्रयोग करते हैं तो मिट्टी की संरचना में बदलाव हो जाता है, मिट्टी कठोर हो जाती है। मिट्टी के कठोर पड़ने का अर्थ है कि अब उसमें ना तो बाहर की ऑक्सीजन अंदर तो जाएगी, ना जो पानी है, चाहे बरसात का हो या सिंचाई के रूप में हम देते हैं, वो अब उसमें गहराई तक जाता है। तो इसलिए अब देखते हैं कि 7-8 इंच के नीचे जैसे ही आप जाते हो तो आपकी मिट्टी कठोर ही नहीं होती, वो सूखी है, उसमें किसी तरह की नमी नहीं है। नमी के बगैर, जलांश के बगैर कोई कोई सूक्ष्म जीव है, या हमारे कई तरह के जो मित्र कीट जो जमीन में रहते थे वो पूरी तरह से मर गए हैं, उनकी विषाक्तता बढ़ गई है। और यही कारण है कि अब हमारी खेत की मिट्टी ने अपना उपजाऊ प्राप्त छोड़ दिया है, वो बंजर होती जा रही है। क्योंकि जब ऑक्सीजन की कमी रहती है तो सूक्ष्म जीव ही नष्ट नहीं होते, मित्र जीव ही नष्ट नहीं होते, कुछ ऐसे जीव भी नष्ट होते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो मिट्टी में रोग कारक जीवाणु को विकसित होने से, मल्टीप्लाई होने से रोकते हैं। लेकिन जब वो ऑक्सीजन का प्रवेश रुक जाता है तो मित्र सूक्ष्म जीव तो खत्म होते ही होते हैं। जो बीमारी कारक जीव हैं, सूक्ष्म जो जीवाणु हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है। इसीलिए आज मिट्टी में से ही कई तरह के रोग कारक हमारी फसलों को लग जाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, फसलों को नष्ट कर देते हैं। तो कई बार आप देखते भी हैं कि आपने खेत को तैयार किया, बीज डाले, बीज ने अच्छा से जर्मिनेशन भी किया, अच्छा अंकुरण हुआ। आप देखते हैं कि बीज डालने के 8-10 दिन के बाद आपकी फसल, आपकी खेत हरी हो गई, आप प्रसन्न हैं, अच्छा उत्पादन संभव है। लेकिन जैसे ही 3-4 दिन पानी देने का विलंब हो जाए, बारिश ना हो या आप दे ना पाए, पानी की कमी हो जाए, तो वो जो ग्रोथ थी आपके जो जो बीज आपने डाले थे वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, पूरी तरह फसल बर्बाद हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा। इसका एकमात्र कारण है कि हमारी मिट्टी में पहले जो नन्हे पौधे थे उनको पर्याप्त नमी देने के लिए पर्याप्त नमी होती थी, लेकिन अब तो नमी नहीं, तो इसलिए उनका जर्मिनेशन 2-4-5 दिन तो होता है, इतना तो उनका भोजन, उनका जलांश बीज के अंदर ही रहता है। लेकिन जैसे ही बीज का जो भोजन है, पोषणता समाप्त हुई, उनको अतिरिक्त जो आहार चाहिए वो मिलना बंद हो जाता है।
और जब तक अतिरिक्त आहार नहीं मिलेगा, बीज का आहार के साथ में उनको प्राकृतिक आहार नहीं मिलेगा, तब तक उनकी ग्रोथ नहीं होती। क्योंकि जर्मिनेशन में तो उनकी जड़ें निकल सकती हैं, 2 पत्ते निकल सकते हैं, अतिरिक्त पत्तों के बगैर तो उनका जीवन संभव ही नहीं है। क्योंकि अतिरिक्त पत्तों पर ही उनके जीवन का मुख्य आधार टिका रहता है। अतिरिक्त पत्तों के माध्यम से जब हमारे नन्हे पौधों में 4 से पत्ते हो जाते हैं, तो वो अपना भोजन स्वयं निर्मित करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि तब उनकी पत्तियां वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड सूखने की क्षमता में आ जाती है। प्रकाश संश्लेषण में वो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदल लेती है। क्योंकि हमारे चाहे छोटे पौधे हों, बड़े पौधे हों, फसल के पौधे हों, साग सब्जियां हों, वनस्पतियां हों, उनका अधिकांश जो आहार है, अधिकांश पोषण है, वो तो हवा से उपलब्ध होता है। ये वैज्ञानिक जो प्रयोग है बार बार इस बात को सत्यापित करते हैं कि मिट्टी से तो हमारे पौधे, हमारी फसलें मात्र 3-3.5% पोषण को ही प्राप्त करती हैं। अधिकांश पोषण 97% तो वो वातावरण से ही ग्रहण करती हैं। उसी के माध्यम से अपनी ग्रोथ भी करती हैं और उत्पादकता भी देती हैं। लेकिन हमने जब से रासायनिक खादों का अति मात्रा में प्रयोग शुरू कर दिया है, तब से मिट्टी को बिगाड़ लिया है। सिर्फ हमने मिट्टी को हार्ड ही नहीं बनाया, कठोर ही नहीं बनाया, ऑक्सीजन का आवागमन ही नहीं रोका, हमने नमी ही नहीं रोकी, हमने उसके अलावा भी कई ऐसे विशेष गुण अपनी मिट्टी को दे दिए हैं, जिससे कि उसकी जो उपजाऊपन था, उपजाऊ क्षमता थी, वो पूरी तरह से नष्ट हो गई है। हमने मिट्टी का पीएच डिस्टर्ब कर दिया है। पीएच के बदलाव से भी मिट्टी के बहुत सारे पोषक तत्व हमारी फसलों को उपलब्ध नहीं होते। यदि मिट्टी में क्षारीयता ज्यादा आ जाए तो बहुत सारे पोषक तत्व अपनी गतिविधि खो जाते हैं, या मिट्टी में अम्लता ज्यादा आ जाए तो भी कई ऐसे पोषक तत्व हैं जो अपनी अपनी क्षमता है, अपनी सक्रियता है, गंवा बैठते हैं। तो मिट्टी के पीएच में बदलाव से भी असर हो जाता है। इसके अलावा मिट्टी में एक इलेक्ट्रिक करंट रहता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि उसके माध्यम से हमारी जो पौधों की जड़ें हैं, उस करंट के माध्यम से कई पोषक तत्वों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन है, वो भी हमारी मिट्टी में पीएच बढ़ने घटने से प्रभावित हो जाता है। तीसरा, हमने मिट्टी को इतना कठोर बना लिया, नमीहीन कर लिया, इतना विषाक्त कर लिया, उसकी पीएच को डिस्टर्ब कर दिया कि उसके कारण हमारे कई मित्र कीट होते थे जो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में, मिट्टी को खोदने में, मिट्टी की कठोरता को समाप्त करने में हमारी मदद करते थे, उनको भी हमने नष्ट कर दिया। इसमें सबसे पहला उदाहरण तो केंचुआ का ही है। केंचुआ हमारा किसानों का सबसे बड़ा मित्र है। वो हमारे जो जोतने की जो हमारी महत्व है, उसमें 70% की भूमिका निभाता है। केंचुए का एक और महत्व है, वो महत्व ये है कि वो हमारी मिट्टी में जो छेद करता है, तो उस छेद के माध्यम से चाहे बरसात का पानी हो, सिंचाई का पानी हो, अधिक गहराई तक जाने में संभव होता है। तो अधिक गहराई तक मिट्टी नमी युक्त बनी रहती है। लेकिन जब से केंचुआ समाप्त हुआ, मिट्टी कठोर होती चली गई। मिट्टी कठोर ही नहीं हुई, मिट्टी की नमी ही पूरी तरह से समाप्त हो गई। अब इसलिए हमें बार बार अपने मिट्टी को नमी युक्त बनाने में, पानी युक्त रखने में बार बार सिंचाई करनी पड़ती है। पहला प्रभाव तो ये बढ़ गया। दूसरा, केंचुए के साथ में दूसरे मित्र कीटों को भी समाप्त कर दिया, क्योंकि हमने चारे अपने आसपास के संपूर्ण वातावरण को इतना विषाक्त कर लिया कि अब हमारे आसपास, हमारे खेतों के आसपास किसी तरह के मित्र कीट नहीं रहे। मित्र कीटों के ना रहने से हमारी फसलों पर कई तरह के जो कीट हैं, इल्लियां हैं, वो भी अब तेजी से आक्रमण करने लगी हैं। पहले तो कभी कहाँ टिड्डियों का हमला होता था, वो हफ्ता 10 दिन तक रहता था, लेकिन हमला तीव्र होता था, लेकिन फिर उसके बाद साल 2 साल 5 साल में टिड्डियों का दोबारा हमला नहीं होता था। टिड्डियां हमारे जो रोग ग्रसित फसलों को भी नष्ट कर लेती थी। इससे कई तरह के वायरस, बैक्टीरिया, फंगस ग्रसित हमारी फसलें भी समाप्त होती थी और वो भी समाप्त हो जाते थे। तो हमारी फसलें कई साल के लिए रोग मुक्त हो जाती थी। तो अब इल्लियों का भी ज्यादा आक्रमण नहीं होता। या इसके अलावा कई ऐसे जीव हैं जिनको भी हमने समाप्त कर लिया। उसमें मेंढक है, मेंढक भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा शहद की मक्खियां हैं, तितलियां हैं, भंवरे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तितलियां तो पोलिनेशन में, परागण की क्रिया में बहुत महत्वपूर्ण निभाती हैं। और ये अध्ययन हो चुके हैं कि जिस क्षेत्र में
मधुमक्खियों की संख्या घटती है, वहाँ उत्पादकता में उतनी गिरावट आती है। देश के कई हिस्सों में और विदेशों में कई ऐसे अध्ययन हुए हैं कि जिन क्षेत्रों में हमने ज़्यादा अधिक मात्रा में कीटनाशक का प्रयोग किया, कीटनाशकों के प्रयोग से हमने तितलियों को, मधुमक्खियों को, भंवरों को पूरी तरह समाप्त कर दिया। इनकी संख्या समाप्त हुई, हमारी उत्पादकता 80% तक घट गई। हमारे खेतों में हमने अधिक मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग किया, मिट्टी की अच्छी तैयारी की, पानी भी हमने पर्याप्त मात्रा में दिया, वातावरण में अनुकूल था, बीज भी उन्नत थे, लेकिन हमारी फसलों की उत्पादकता ही नहीं, हमारी फसलें देखने में ज़्यादा हरी-भरी थी, उनकी ग्रोथ अच्छी थी, उनकी शाखाएँ अच्छी थी, उन पे अच्छी फूल भी आए, लेकिन फूल जो फलों में बदलने थे, बीजों में बदलने थे, बालियों में बदलने थे, वो नहीं हो पाया। आप अभी भी देखते हो कि हमारी कई तरह के पौधों में अच्छी फ्लावरिंग होती है, अच्छी संख्या में फूल आते हैं, लेकिन उन फूलों से फल बनने की मात्रा जो है वो बहुत नाम मात्र को रहती है। फूल तो लाखों के हिसाब में आते हैं, लेकिन वह फल 2-4 लगते हैं। अक्सर हमारे घरों में नींबू के पेड़ होते हैं, अनार के पेड़ होते हैं, संतरे के पेड़ होते हैं, उनमें अक्सर हम यही देखते हैं। हम तो हरी मिर्च में, टमाटर में, दूसरी चीज़ों में भी ये देखते हैं कि फ्लावरिंग अच्छी होती है और हम परेशान होते हैं कि इतने सारे फ्लावर उसमें लगे, फूल लगे और उसमें से अधिकांश 90-95% तक झड़ गए। वो फलों का आकार नहीं ले पाए। उसके कारण यही है कि अपने आस-पास जो पॉलिनेशन का परागण की क्रिया में सहयोग करने वाले जीव थे, उनके पूरी तरह से कारण और भी 2-3 हैं, लेकिन एक कारण यह भी है कि हमने पॉलिनेशन में जो मदद करते थे कीट, उनको पूरी तरह समाप्त कर दिया। तो ऐसे अध्ययन हुए कि कई जगह हमने जो मधुमक्खी पालन की जो डिब्बे वहाँ रखने शुरू किए। इसीलिए आज नहीं, पूरी दुनिया में मधुमक्खी पालन का एक नया सिस्टम शुरू हुआ है। मधुमक्खी पालने की ये शुरुआत हुई है। उसका पीछे एक कारण यही है कि मधुमक्खियों की संख्या बढ़ेगी, पॉलिनेशन की दर बढ़ेगी तो उत्पादकता में निश्चित वृद्धि आएगी। तो हमने जो प्रयोग किए, मॉडर्न खेती के नाम पर जो हमने नए-नए अनुसंधान किए, उनसे हमने हमने अपनी कृषि को नुकसान ही पहुँचाया है। उत्पादकता में गिरावट ही देखी है और मिट्टी को खराब किया है। मिट्टी को यदि बंजर होने से बचाना है, तो हमें इन सारी बातों पर को ध्यान रख के अपनी मिट्टी को फिर से मुलायम, भुरभुरा, नमी युक्त और जीवाणु संपन्न करना बहुत ज़रूरी है। केंचुओं की संख्या बढ़ानी बहुत आवश्यक है, अन्यथा हम अपनी मिट्टी की उपजाऊपन को पुनः स्थापित नहीं कर सकते। धन्यवाद मित्रों।